देखिए आज का टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल लागू। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक किस हिसाब से बन जाता है कि अगर कोई लूप है, लूप का मतलब होता है आपने एक तार लिया और तार को एक शेप दे दी, जहां से गए थे वहीं से ला करके मिला दिया। शेप किसी भी तरह की हो सकती है। शेप आप आयताकार शेप उसको दे सकते हो, लूप आप बना रहे हो आप उसको ऐसे करके बना सकते हो, आप सर्कुलर शेप दे सकते हो, आप एक वर्ग जैसी शेप दे सकते हो, आप ट्राइएंगल की शेप दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक इस तरह की शेप दे दी, एक तार को ऐसी शेप में मोड़ करके और आपने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है। आप कहेंगे सर ये तो बंद हो गई, विद्युत धारा कहां से आएगी? कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे करके यहाँ पे मान लो आपने क्या कर दिया है, बैटरी लगा दी, बस हो गया। सही है ना? ऐसे ही मान लो सर्कुलर दिखा रहे हो तो इस जगह पे ऐसे ला करके ये बैटरी लगा दिया, हो गया काम। क्योंकि करंट तो भाई बैटरी से ही तो जाएगी, बिना बैटरी के थोड़ी करंट फ्लो होगी इसमें। तो ऐसी लूप जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको कहते हैं धारावाही लूप। और वास्तव में ये जो हम फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं ये किसी भी प्रकार की लूप के लिए लागू होगा, चाहे वो आयताकार है या वर्गाकार है या फिर वृत्ताकार है। लेकिन हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो एक आयताकार लूप लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक आयताकार लूप लेते हैं यहां पर, और आयताकार जो लूप ली जा रही है उसकी लंबाई और चौड़ाई को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया कि भाई एक आयताकार लूप है, इधर कहीं बैटरी लगा रखी होगी हमने और बैटरी से इसमें करंट फ्लो करा दी है। ये करंट इस तरीके से आ गई, ऐसे कर, और इसको आपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख लिया है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए यहां पर जो हम शो कर रहे हैं वो हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है। चुंबकीय क्षेत्र अगर यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर होती है। तो इस तरीके से एक लूप रखी है, एक आयताकार लूप। नाम देना चाहो, नाम दे दिया P, Q, R और S। और मान लो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। आपने मान लिया इसकी जो लंबाई है लूप की वो L है और जो चौड़ाई है लूप की वो B है। ये भी आपने मान लिया। तो आप क्या लेकर के चल रहे हैं कि एक PQRS एक धारावाही आयताकार लूप है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई उसकी B है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखी है। अब लेकिन ये जो रखा हुआ शब्द है ना, इसको भी हमें समझना होता है कि हमने लूप को रखा कैसे है। यहां दो चीजें आती हैं और खास करके देखिए न्यूमेरिकल में भी आपको कंफ्यूजन होगा। जब भी हम विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें, चुंबकीय फ्लक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें या फिर इस बलाघूर्ण को निकालने की बात करें, तो वहां आपको जो कंफ्यूजन होता है वो थीटा में होता है कि हम ये जो कोण लेते हैं वो कोण क्या चीज है। तो उसको समझने में अभी जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में हमें किस तरह से समझना चाहिए इस चीज को। ठीक है, क्योंकि जो एरिया होता है ना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है और जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसके तल के लंबवत होती है। जैसे मान लो ये बोर्ड है आपका, अब बोर्ड आयताकार हो गया भाई, लंबाई चौड़ाई, अब इसका क्षेत्रफल आपने निकाल दिया, उसका मान आ जाएगा। लेकिन अब उस क्षेत्रफल की दिशा की बात करेंगे तो दिशा होती है उस तल के लंबवत। समझिए? तो बस वही कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन होता है कोण में वो इसी बात में होता है। तो हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ये चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपसे कही थी जब विद्युत फ्लक्स की बात हम कर रहे थे, फिर से उस चीज पर डिस्कस करना होगा। ठीक है, चलिए खैर, तो अब यहां पर जो लेकर के हम चलते हैं वो क्या सिचुएशन है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक आयताकार लूप है, ये हमारी एक आयताकार लूप है। लूप का मतलब ये होता है ये बीच में मटेरियल नहीं होता, केवल एक तार होता है, उस तार को आपने ऐसे 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 और ऐसे मोड़ा और एक लूप बना ली। अब इस जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर है, हमारी चुंबकीय बल रेखा इधर है और ये फिलहाल ऐसे रखी हुई है। इस कंडीशन में मान लो ये ऐसे रखी हुई है। अब इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली।
तो वास्तव में किसी भी जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल का जो एरिया होता है वो उसके तल के लंबवत होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं इस लूप का नॉर्मल जानना चाहूं कि लूप का नॉर्मल कौन सा होगा, नॉर्मल का मतलब होता है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींची गई लाइन, तो नॉर्मल यही तो होगा। इसका मतलब नॉर्मल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया। किसी भी लूप का जो नॉर्मल होता है वो वास्तव में उसके एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, और जब हमारा फॉर्मूला ड्राइव होकर के आएगा तो वहां भी जो कोण होगा, एंगल होगा, वो एरिया के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होगा। इसलिए हम हमेशा कोण जो लेकर के चलते हैं वो इसके नॉर्मल के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का लेकर के चलते हैं। बात समझो कि नहीं? अभी मान लो ये सिचुएशन जो दिख रही है तुम्हें, मान लीजिए ये सिचुएशन ऐसे करती है, ये ऐसे रखी हुई है, ये जो लूप है ना ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे रखी हुई है, थोड़ी तिरछी। भाई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और ये लूप हमने ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो इसका जो नॉर्मल हुआ वो ऐसे करके हो गया 90 डिग्री के एंगल पर, ये वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वाला नॉर्मल हो गया और ये लूप का तल वाली लाइन हो गई। तो इसका जो नॉर्मल तुम दिखाओगे ऐसे करके, वो जो नॉर्मल है वो ऐसे ये हो गया, ये नॉर्मल है उसका। या इधर दिखा सकते हो ऐसे करके भाई इस डायरेक्शन में ये, लेकिन इस डायरेक्शन से थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है उसमें। तो हालांकि दोनों सिचुएशन ले सकते हैं, दोनों चीजों को समझने की कोशिश करो। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, और आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको ऐसे ले रखा है। जब आपने इसको ऐसे ले रखा है तो फिर आप नॉर्मल ऐसे करके दिखाओगे, इसका नॉर्मल ये हो गया, और घुमा दो थोड़ा सा, नॉर्मल ये हो गया, और यहां चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। ठीक है ना? इस लाइन से समझो, ये लाइन हमने ऐसे ले रखी है, यानी ये लाइन थोड़ी सी ऐसे हो गई, चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये है, और इस वाली लाइन पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचोगे वो उसका क्या है? नॉर्मल। बात समझ आ गई कि नहीं? तो हम जो एंगल लेके चलते हैं वो हमेशा नॉर्मल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल लेकर के चलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसी की हमें लास्ट में जरूरत पड़ती है। आप कहोगे नहीं सर हम तो इसका तल का और इसके बीच का एंगल लेके चलेंगे, क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन परेशानी फिर आपको आएगी बाद में जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे। मैं उसको भी लास्ट में आपको बता करके चलूंगा कि अगर कोड आप उसका लेकर के चलेंगे तो क्या सिचुएशंस बनेगी। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं? हम फिलहाल ये लेके चल रहे हैं कि हमारी जो लूप है वो ऐसे है। लूप अगर ऐसे होगी तो अब इसका ये वाला नॉर्मल देखेंगे हम, तो ये वाला नॉर्मल ये हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। सही है ना? तो लूप हमारी ऐसे रखी हुई है और ये नॉर्मल ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस केस में नॉर्मल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, उस कोण को हम क्या मान करके चल रहे हैं? उस कोण को हम थीटा मान करके चल रहे हैं। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए टॉपिक बहुत आसान है, बस दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, और 3 डायमेंशनल फिगर जब भी आता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा इमेज करके हमें चलना पड़ता है। वैसे बड़ा सिंपल है। कल मैंने एक टॉपिक कराया था और वो टॉपिक ये था कि अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र में एक तार रखा है, तार की लंबाई L है और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो उस पर धारावाही तार है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर एक बल लगता है F = IBL sin थीटा। ये कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़ चुके हो कि अगर कहीं कोई तार होगा तो उस तार पर इतना फोर्स लगेगा। अब हम इसमें इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो ये लूप है हमारी, ये तो 4 तारों से मिलकर बनी है। एक तार है आपका PQ, दूसरा QR, RS और SB। 4 तार है हमारे। इन चारों तारों में अलग अलग फोर्स निकालेंगे और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहला काम ये है, इन चारों तारों में फोर्स निकालेंगे और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूं PQ तार पर लगने वाला बल। मान लीजिए PQ तार पर जो बल लग रहा है उसको हमने F1 मान लिया, तो F1 = लिखोगे आप I, क्योंकि करंट I है, B चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, L उसकी लेंथ है, और साइन अब ये देखना होगा
कि एंगल कितना बन रहा है बी के साथ एल का। आप कह रहे थे कि लूप आपकी ऐसे है, आप कह रहे थे लूप आपकी इस तरीके से है, चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर है। अब इस वाले को बताओ ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसे रखा है? परपेंडिकुलर। भाई लंबा तो हो गया ना, चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे और ये लाइन ऐसे खड़ी हुई है तो परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये तो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F1 की वैल्यू आ गई IBL इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसकी दिशा निकालोगे कि भाई इसकी दिशा क्या है। देखिए बल की दिशा के लिए मैंने दो नियमों पर कल डिस्कस किया था, कल या परसों वाले वीडियो में। और वो दो नियम कौन से थे? एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, दोनों के लिए है। अगर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब भी वही नियम लगाते हैं, और अगर धारावाही तार है उस पर लगने वाला बल है तो उसकी दिशा निकालनी होती है तब भी वही बल नियम लगाते हैं। तो एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा जो सिंपल था वो था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, चलो दोनों से समझा दूंगा मैं आपको। मान लीजिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगा करके इसकी दिशा को निकालना चाहते हैं, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ को पर ये श्योर हो जाए कि दाहिने हाथ का नियम लगा रहे हैं तो हाथ भी दाहिना होना चाहिए। जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो आप थोड़ा सा श्योर हो जाए इस बात पे। जब भी कोई नियम लगाए, हाथ वाला नियम लगा रहे हो आप, तो श्योर हो जाए कि जिस नियम को अप्लाई कर रहे हैं उस वही हाथ है या नहीं है। कह तो रहे दाएं हाथ का नियम, बायां हाथ यूज कर रहे हैं, उल्टा कर देते तो गलत हो जाता है। चलिए, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाने के लिए सबसे पहले दाएं हाथ को इस तरह से फैला लेंगे। अब ये सभी जो उंगली होती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भाई उधर हो गई। अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में होना चाहिए, तो विद्युत धारा इसमें ऐसी है, अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। अब देखते हैं हथेली किधर आ रही है, तो हथेली हमारी अंदर की तरफ आ रही है, तो इस पर जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बल दिखाएंगे हम अंदर की तरफ ऐसे दिखा देते हैं F1। भाई 3 डायमेंशनल फिगर है, एकदम ऐसे तो नहीं बना सकता मैं उसको, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी दिशा के लिए क्रॉस बना दूंगा। आप अच्छी तरह से जानते थे क्रॉस का मतलब होता था अंदर की तरफ, सही है। अब इस तार पे जब बल निकाल लो तो पहले इस पे मत निकालना, जस्ट अपोजिट वाले पे निकालना। अब निकालो RS पर, अब लिखो RS पर लगने वाला बल। अब RS पे बल निकालोगे, मान लो हमने उसको F2 मान लिया, धारा वही है IB, लंबाई भी वही है उसकी। अब साइन फिर उसमें देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। देखिए हम जो दिशा लेते हैं ना, L की जो दिशा लेते हैं, L की दिशा धारा की दिशा में ली जाती है। अब जब ये लूप आप ऐसे ले रहे थे तो इसमें तो विद्युत धारा जा रही थी नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन इस वाले में धारा आ रही है नीचे की तरफ। लेकिन अब भी धारा नीचे रहो और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, अब भी लंबवत है। भाई ऊपर वाला कोण न देखे नीचे वाला कोण देखोगे तब भी 90 डिग्री का ही कोण दिखेगा। यानी इस केस में भी आपको लग रहा है साइन 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो F2 हो गया IBL, समीकरण नंबर 2। अब बात आएगी दिशा की। अब ध्यान दो बेटा, इस पे फिर से दिशा निकालो। अब दिशा के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, तो सभी उंगली उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा, लेकिन धारा तो नीचे आ रही है तो पलटना पड़ेगा। पलट जाएंगे तो हथेली किधर आएगी? बाहर की तरफ। जब हथेली बाहर की तरफ आएगी तो इस पे जो लगने वाला बल है वो बाहर की तरफ है F2। आप यहाँ पर डॉट लगा देना, डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर। आपने इन दोनों तारों पर बल निकाल दिया कि भाई दोनों तारों पे बल कितना लग के आ रहा है, और उनकी दिशा दिखा दी। अब आधा काम और रह गया है, इस ऊपर वाले तार पे बल निकालना और नीचे वाले तार पे बल निकालना, सही है। चलिए अब बात करते हैं हम QR की, क्या QR पर लगने वाले बल की बात करते हैं। तो QR पर लगने वाला बल, टॉपिक आसान है, टिपिकल टॉपिक लगता है स्टूडेंट को, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा स्टेपों में कन्वर्ट करके समझोगे, अलग अलग तार के रूप में समझोगे तो फिर आसान बन जाता है टॉपिक। तो QR पर लगने वाला बल, चलिए उस बल को पहले तो F3 मान लेते हैं, I, B और B, क्योंकि उसकी जो लंबाई है
इस वाले तार की जो लंबाई थी उसको हमने b माना था, आपको ध्यान हो तो या नीचे की तरफ दिखा देता हूं, सही है ना। तो आई बी बी साइन। अब हमें देखना होगा कि एंगल कितना है। हम क्या मान के चले थे, हम शुरू में ये मान के चले थे कि जो लूप है हमारी, लूप का जो नॉर्मल है वो कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा, यानी इस लूप का जो नॉर्मल है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है। अब लेकिन हमें अब इसका कोण निकालना होता है, हमें तो उसका कोण निकालना है। ये जो हमारा तार दिख रहा है आपको, ऐसे करके रखिए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो अब हमें तो ये वाला कोण चाहिए ना, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो इसका कोण चाहिए ना, और इसका नॉर्मल बना रहा था थीटा कोण। अब इसका नॉर्मल थीटा कोण बना रहा तो ये कोण कितना बचेगा फिर 90 माइनस, सिंपल सी बात है। ऐसे देखो, एक बात दोबारा समझो, ये ऐसे है, इसका नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाने वाला, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ऐसे है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी और नॉर्मल के बीच का कोण थीटा है, पूरा कोण यहाँ तक 90 था, तो ये बचा हुआ कोण कितना हुआ 90 माइनस, और धारा की दिशा भी इधर ही है इसमें, तो धारा की दिशा के रेस्पेक्ट में एंगल देखना होता है हमें, ठीक है ना। इसका मतलब अब हमारा ये जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो आप लिख दोगे F3 = IBB sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos थीटा, इसका मतलब F3 की वैल्यू आ गई IBB, और ये आपका cos थीटा समीकरण नंबर 3। अब बात आएगी इसकी दिशा की, कि इस पर डायरेक्शन निकालो भाई। तो इसकी दिशा निकालने के लिए देखिए फिर से वही रूल लगाएंगे, सभी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में। अब देखिए ये जो लाइन है ना ये वाली, इसी में तो धारा है ऐसे करके, ऐसे, तो ये हो गया, ये अंगूठा ऐसे करके 90 डिग्री तक कहीं भी घूम सकता है, 0 से लेके, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। ये थोड़ा तिरछा कर दिया, क्योंकि ये इसके साथ 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है, और धारा भी तो इधर ही है, सेंटीमीटर गई सही, इसका मतलब हथेली किधर आ रही है, तो इस पर जो बल लग रहा है, बल की दिशा हो गई F3 की इधर। ऊपर और बाहर दोनों चीजों में अंतर है। ये जो बाहर शब्द यहां दिखा रहे हो, बाहर का मतलब है ब्लैक बोर्ड की बाहर, और ऊपर का मतलब है ये ऐसे करके, सही है ना। एक बात दोबारा समझ लीजिए, यहां से समझिए, ऐसे करके, ऐसे समझो, इसमें विद्युत धारा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में। अब बताओ हथेली किधर है, अगर आप कहते कि नहीं सर ऐसे कर दो, अब उल्टा हो जाता, अंगूठा धारा की दिशा में नहीं रहता है, इसलिए हमें अंगूठे को उधर करना पड़ेगा जिससे कि धारा की दिशा में उसको दिखाया जा सके, और आप बल की दिशा को ऊपर की तरफ दिखा सके। बात क्लियर हो गई कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका रह गया भाई कौन सा, SP, तो अब SP पे लगने वाला बल की बात करेंगे। मान लो F4 मान लिया आपने, IBB, यहां तक तो सही है क्योंकि उसकी भी लेंथ एक तरह से B है, तो IBB। अब फिर से साइन, अब फिर से हमें एंगल के बारे में सोचना होगा कि भाई अब एंगल क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि अब क्या होता है, धारा की दिशा इधर में जाकर के धारा इधर जा रही है, ध्यान देना। अच्छा, इस वाली लाइन पे नॉर्मल दिखाओगे तो नॉर्मल ऐसे करके आता है, और नॉर्मल के साथ ये चुंबकीय क्षेत्र B, इसका जो कोण था ये वाला कोण थीटा था, और हमारी ये दिशा ऐसी आ रही है। अब इसके साथ और B का कोण चाहिए, तो कोण तो पूरा ये बन गया ना, और यहां से यहां तक तो 90, और ये वाला कितना है थीटा, तो कितना हो गया 90 प्लस। वास्तव में इसमें क्या था, इसमें ऐसे था धारा, और इस वाले में जो धारा की दिशा दिखा रहे हो तुम ऐसे दिखा रहे हो, इस बारे में धारा की दिशा ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र आप दिखाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यहां से इधर हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है B, नॉर्मल इसका ये है, इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का, ये एंगल आपका थीटा है। अब एंगल तो हमको इस दिशा से देखना है ना, इसका और इसके बीच का, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, और पूरा एंगल होने का मतलब कितना हो गया 90 प्लस, समझ में आ गई कि नहीं। इसका मतलब अब की बार आप उसको क्या लिख दोगे, sin 90 प्लस थीटा। लेकिन sin 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, ये भी cos थीटा होता है।
इसका मतलब ये वैल्यू भी आपकी हो गई IPV cos थीटा, समीकरण नंबर 4। इसकी दिशा निकालोगे, निकालो या मत निकालो, केवल विद्युत धारा की दिशा बदली है। ये इधर थी और ये इधर हो गई है, तो इसकी दिशा ऊपर आ रही है, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। निकाल के देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस पे लगने वाले जो बल की दिशा है F4, ये आ जाएगा नीचे की तरफ। आपने जब इतना काम कर लिया, चारों तारों पे लगने वाले बल को निकाला आपने और उनकी दिशाओं को निकाला आपने, ठीक है। हो सकता है आप अगर इसको ऐसे ना लेकर के ऐसे ले रहे होते, ऐसे ले रहे होते तो ये वाली और ये वाली सिचुएशन सेम रहती, लेकिन इस पे जो बल आता वो ऊपर ना करके वो नीचे की तरफ आ जाता और इस पे ऊपर की तरफ आ जाता, बात वही होती, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। अब देखिए हम तो क्या निकालने जा रहे हैं भाई, टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है घुमाने वाला फैक्टर। एक बात बताइए, अभी अभी हमने चारों बल निकाले हैं, ये लूप है हमारी, इस लूप में से इस पे जो बल लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर खींच रहा हूं मैं इस हाथ से, और इस पे जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। मैं एक हाथ से ऊपर खींच रहा हूं, एक हाथ से नीचे खींच रहा हूं, बताओ क्या घूम रही है, नहीं घूम रही है। इसका मतलब ये जो है बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं कर रही। इस बात को भी समझो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आपको ये आप अच्छी तरह से जानते हो, जब किसी बॉडी पर हम एक बलों का युग्म लगाते हैं, बलों का एक पेयर जब लगाते हैं, जैसे मान लो ये आपकी रॉड है और इस पे एक बल आप ऊपर लगाएं और एक बल आप नीचे लगाएं, तो इस बल की क्रिया रेखा वो भी यही लाइन हो गई, और इस वाले बल की क्रिया रेखा वो भी यही लाइन हो गई। और वास्तव में बलाहु जो होता है वो होता है बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत, और क्रिया रेखा एक ही है तो उनके बीच में कोई लंबवत दूरी नहीं है। देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्सेस। इसका मतलब r की वैल्यू 0 हो गई तो टॉर्क हो गया 0। इसलिए ऊपर वाला और नीचे वाला जो बल है वो यहां पर बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं करेंगे। अब कौन करेगा बलाघूर्ण उत्पन्न, उसको भी समझने की कोशिश करो। ऐसे रखा था, इस पे जो बल लग रहा था वो इधर लग रहा था बाहर की तरफ, देखो, और इस पे जो बल लग रहा था वो अंदर की तरफ। अब बताओ घूमेगी कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों बल एक बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी क्रिया रेखा ये और इसकी क्रिया रेखा ये, यानी दोनों की बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं और बल बराबर और विपरीत हैं, अतः वो बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अब हमें उस बलाघूर्ण को निकालने पे फोकस करना है कि भाई वो बलाघूर्ण कितना निकल करके आएगा। और बलाघूर्ण का फॉर्मूला सिंपल होता है, उन दोनों बलों में से एक बल और उनके बीच क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो कुल मिला के हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि F1 और F2 ये दो बल ऐसे हैं जो इस केस में बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अब उस बलाघूर्ण को निकालते हैं, तो हम एक लाइन लिख देंगे। पहले बता देंगे F3 और F4 आपस में बराबर और विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं एक ही हैं, अतः ये बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं करेंगे। F1 और F2 एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः ये एक बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तब बलाघूर्ण बराबर। अब बलाघूर्ण निकालोगे आप, तो जब बलाघूर्ण आप निकालोगे तो बलाघूर्ण बराबर हो जाएगा, यानी बलाघूर्ण को आप टॉर्क से, और बल, अब बल कोई सा भी ले लो, दोनों के मान तो सेम है, IBL, तो बलाघूर्ण इक्वल होता है बल, यानी F1 मान लिया मल्टीप्लाई बाई बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत दूरी। अब मेन हमारा जो काम बचा वो बचा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालने का। अब दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं उस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टूडेंट को टिपिकल लगता है। देखिए, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। सिचुएशन ये है बेटा, सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है, ये तिरछा है और ये बल ऐसे है। तो तिरछे का मतलब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि भाई ये ऐसे तिरछा है, ऐसे तिरछा, ये ऐसे तिरछा। लाइन कहीं भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, वो तो सब तिरछी जैसे भी है वो हर जगह पे है ऐसे। अब ये जब तिरछा होगा तो यहां पर जो बल लग रहा था वो F1 आपका ऐसे था अंदर की तरफ,
और F2 जो था वो था बाहर की तरफ। इसकी क्रिया रेखा ये वाली हो गई और इसकी क्रिया रेखा ये वाली हो गई। अब इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी या तो यहां से इसको मिला दो या आप यहां से मिला दो, कहीं से भी मिला लो और वहां से उसको कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली, ये जो दूरी है ये लंबवत दूरी हो गई। आपने नाम दे दिया मान लो ए बी। इस ए बी को निकालना है मुझे। अब लेकिन इस वाली लाइन पर जो 90 डिग्री नॉर्मल था वो ये था और नॉर्मल के साथ ये जो लाइन बना रही थी ये ब्रैकेट बी था और ये वाला कोण हमारा थीटा था। बात समझ आ रही है ना? यही तो सिचुएशन थी भाई। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमें चाहिए भाई ये वाला हमने कोण बता दिया कि ये कोण हमारा थीटा है नॉर्मल के साथ में। वास्तव में हम निकालना चाहते हैं इस ए बी को, जबकि ए बी ए से बी हो गई, चलो इसको सी मान लेता हूं मैं। तो ए सी जो है ये कितना है हमारा बी। भाई ये ले लो, ये ले लो, कहीं कुछ भी ले लो तो वो तो कितना है हमारा बी। इसका मतलब ये हमारे पास है और हमें ये निकालना है। अगर हम यहां इस कोण को और निकालें कि ये कोण कितना है तो हमारा काम चल जाएगा। काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो हम इस कोण को निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वाला कोण कितना है, इस वाले कोण को निकालने की कोशिश करिए। अब एक चीज ध्यान दो, इस वाले कोण को तुम निकालोगे, अच्छा एक बात बताओ, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? नहीं, ये नॉर्मल है ना इस पे, तो पूरा कोण तो 90 है, 90 माइनस थीटा हुआ। अब ये 90 माइनस थीटा हुआ तो देखो फिर तुम्हारा काम ऐसा हो गया, ये कोण तो नहीं निकला, ये वाला कोण निकल के आ गया। इस ट्रायंगल को देखोगे छोटे वाले को तो ये आ गया 90 माइनस थीटा, ये 90 है ही, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो गया। काम चल गया हमारा। अब इस त्रिभुज में देखो ए बी सी, इस कोण के लिए ये है लंबवत और ये है उसका देखिए। तो ये कोण जब हमारा आ गया तो हमारा काम इससे चल गया। भाई कोण के सामने लंब होता है और ये आपका कर्ण है तो साइन ले लेंगे, लंब और कर्ण आ जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में आप साइन थीटा ले लेना, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब यानी ए बी बटे कर्ण कितना है स्मॉल बी, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा। तो ये थोड़ा सा टेक्निक का काम है, इस चीज को समझना यहां पे, समझ गए ना? तो सबसे पहले हम लंबवत दूरी निकालने पर फोकस करेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, टॉ इक्वल टू f1 की वैल्यू आई बी एल, तो ये हो गया आपका आई बी एल मल्टीप्लाई बाई बी साइन थीटा। अब यहां देखो एल और बी को पास पास लोगे तो इसे लिख सकते हो इस लूप का एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसको ए लिख सकते हो। तो ये टॉ इक्वल टू हो गया आई बी ए साइन थीटा। तो ये वाला गुण आया इस लूप की वजह से, लेकिन यहां एंगल जो है ना वो एंगल बी और ए के बीच का कोण है, क्योंकि एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन में एरिया होता है और बी हमारा है, उसी के साथ हमने माना था नॉर्मल का एंगल, इसीलिए हमने नॉर्मल का एंगल मान के चले थे, क्योंकि फॉर्मूला जो आने वाला है वो एरिया के रूप में आने वाला है। तो सीधे सीधे ए और बी आएंगे तो ए और बी के बीच का ये एंगल आ जाए। दूसरी बात, अगर इस लूप में ऐसे ही बहुत सारे चक्कर हो तो एक चक्कर की वजह से तो इतना है, n चक्कर होंगे तो n का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर लूप के अंदर चक्करों की संख्या n है तो टॉ बराबर हो जाएगा n आई ए बी साइन थीटा, और इस तरह से ये टॉर्क का फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें समझना होगा। इसकी हेल्प से ही आगे जो हम धारामापी पढ़ने वाले हैं, धारामापी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। और इस तरीके से ये टॉ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा आ गया निकल के। लेकिन ध्यान ये रखना यहाँ थीटा जो है वो ए और बी के बीच का कोण है, ठीक है? अगर आप इस तल का कोण मान करके चलोगे तो फिर थीटा की जगह पे 90 माइनस कुछ आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। समझिए बात को, क्योंकि लूप के साथ 90 बन जाता है वो, तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो फिर वो कॉस कुछ हो जाएगा, थीटा में होकर के कॉस आ जाएगा। समझ गए ना? तो ये चीज थोड़ी सी समझनी है। और ये हमारा टॉर्क निकल करके आ गया। कंडीशंस आप लगाओगे भाई टॉर्क की वैल्यू, अगर टॉर्क थीटा को 0 लगा दोगे तो टॉर्क 0 आ जाएगा, थीटा को 90 लगा दोगे तो टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा, थीटा को 180 लगा दोगे तो टॉर्क निकल के आ जाएगा 180 पे भी 0 होता है, उस पर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन से भी समझ सकते हो
और टॉर्क को समझ सकते हो। ठीक है।